The company has 3 plants and 4 warehouses. तो कंपनी के पास 3 अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स है, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, and there are 4 warehouses, warehouse 1, 2, 3 and 4. The supply and demand in units and the corresponding ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर गिवन। अब इस केस में आपको सप्लाई दिया हुआ है और उसमें जो कॉस्ट अप्लीकेबल है वो लिखी हुई है यहाँ पे। तो प्लांट ए जो है that can supply 60 units of material, plant B can supply 100 units of material, plant C can supply 40 units of materials. Whereas the warehouse 1 required 20 units of material, warehouse 2 requires 50 units of material, warehouse 3 requires 50 units of material, and warehouse 4 requires 80 units of material. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसका कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें हमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करने के साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि जो कॉस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऑप्टिमम कॉस्ट है या नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको एक ऑप्टिमलिटी टेस्ट भी इसमें अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन जैसा हम पिछले क्वेश्चन किए थे उस टाइप से ही हमें करना है। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने जो मेथड यूज करी थी इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, वहां हमने कॉलम मिनिमम मेथड का यूज किया था। आज जो हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे उसमें उसमें मैं सोच रहा हूँ कि इसे हम कोई दूसरी मेथड के थ्रू करके देखें एक बार। तो यहाँ पर हम लगाते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड का भी रिवीजन हमारा इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो इसे लीस्ट कॉस्ट या लोएस्ट कॉस्ट मेथड जो होती है उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस आपको पता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सामने जो मैट्रिक्स दिया है उसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है, उसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन सी है। तो अगर मैं सारी कॉस्ट का एनालिसिस करूं, उसे देखते हैं, तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट जो हमें दिख रहा है, सबसे लीस्ट कॉस्ट, वो है 1। तो 1 है। अब 1 का जो डिमांड है वो 80 यूनिट्स का है और इसको जो सप्लाई किया जा सकता है वो 40 यूनिट्स का सप्लाई किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ 40 यूनिट्स का पूरा सप्लाई कर देता हूँ, इस टाइप से अगर इसे 40 यूनिट्स का पूरा सप्लाई कर देते हैं तो प्लांट सी की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी, वो रहेगी, वो 0 हो जाएगी। सेम जो वेयर हाउस 4 है उसकी नेट रिक्वायरमेंट अब जो बचेगी वो 40 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब अगर इस रो की, मतलब जो प्लांट सी है उसकी अगर कैपेसिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई है तो वो आप और कुछ सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं हमारे याद रखने के लिए। नेक्स्ट जो लीस्ट कॉस्ट है, अब इस रो सी वाली जो रो है उसको छोड़ के बचे हुए जितने एलिमेंट्स है, उन बचे हुए सभी एलिमेंट्स में हमको देखना है कि लोएस्ट कॉस्ट जो है वो हमें कहाँ पर मिल रही है। तो इसके अलावा जो लोएस्ट कॉस्ट एलिमेंट है वो है 2। उसकी जो डिमांड है वो है 50 की और उसे सप्लाई किया जा सकता है 100 का। तो अगर आप इसे पूरा 50 का सप्लाई कर देते हैं तो इसकी डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। ये डिमांड यहाँ कंप्लीट हो जाएगी तो 0 हो जाएगा और नेट सप्लाई जो बी के पास बचेगा वो 50 यूनिट्स का बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि कॉलम नंबर 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, वेयर हाउस 2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, तो जो एक्स्ट्रा कॉलम में क्वांटिटीज आ रही है उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बचे हुए जो एलिमेंट है उसमें चेक करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर लग रही है, लीस्ट कॉस्ट कहाँ पर है। बचे हुए एलिमेंट्स में लीस्ट कॉस्ट आ रही है 4 की, उसकी डिमांड है 20 की और उसे सप्लाई किया जा सकता है 50 यूनिट्स का। तो अगर हम इसे 20 यूनिट्स सप्लाई कर देते हैं, यहाँ अगर हम 20 यूनिट्स इसे अलोकेट कर देते हैं तो रिमेनिंग जो डिमांड रहेगी वो 0 हो जाएगी। मतलब
वेयर हाउस 1 की जो नेट डिमांड है वो 0 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इस कॉलम पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। 20 यूनिट्स जब हम यहाँ दे चुके हैं तो नेट सप्लाइंग यूनिट हमारे पास जो बचेगी वो रहेगी 30। तो प्लांट बी के पास अभी 30 यूनिट सप्लाई करने के लिए है और प्लांट ए के पास 60 यूनिट सप्लाई करने के लिए है। नेक्स्ट अगर लोवेस्ट वैल्यू देखें हम इसमें, तो जो नेक्स्ट लोवेस्ट वैल्यू हमें दिख रही है वो है 5। तो इसकी जो डिमांड है वो है 50 यूनिट्स की, सप्लाई किया जा सकता है 30 यूनिट्स का। तो 5 वाले को आप 30 यूनिट सप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 30 यूनिट सप्लाई कर दिया। जब 30 यूनिट सप्लाई हो जाएगी तो यहाँ नेट सप्लाई हो जाएगा 0। तो आगे की जो रो के एलिमेंट्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें सप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ नेट डिमांड इनकी कितनी बच रही है, 30 यूनिट्स मिल गई है, तो नेट डिमांड अभी 20 यूनिट्स की इनके पास रहेगी। नेक्स्ट जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो है 6, और 6 की डिमांड कितनी है 40 यूनिट्स की, और उसको सप्लाई कितना किया जा सकता है 60 यूनिट्स का। तो अगर इसे सप्लाई किया जा सकता है 60 यूनिट्स का और इसकी डिमांड 40 यूनिट्स है, तो हम 40 यूनिट्स पूरी यहाँ पर सप्लाई कर देते हैं। तो 40 यूनिट जब सप्लाई करेंगे तो इसकी डिमांड हो जाएगी 0 और नेट सप्लाई रिमेनिंग रहेगा रो 1 में 20 का। अब लास्ट एलिमेंट हमें 8 दिख रहा है जिसकी डिमांड है 20 और जिसको सप्लाई किया जा सकता है 20। तो 20 यूनिट्स आप यहाँ पर सप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से हमने ये अलोकेशन इसका कर दिया है। और यहाँ पर जो मेथड हमने अभी यूज की है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। अब हम इसके थ्रू जो इसका कॉस्ट आ रही है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना कॉस्ट यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है। तो कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट आपको दी है और उसको जो अलोकेशंस दिया है पर यूनिट वाइज उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, कॉस्ट यहाँ पे आपको मिल रही है 8 इंटू 20, देन 6 इंटू 40, 4 into 20, then 2 into 50, plus 5 into 30, and last 1 into 40. तो नेट इसको हम कैलकुलेट करते हैं 16, 20, 40, 48, आप चेक कर लीजिएगा 770 रुपीज आ रहा है यहाँ पे कॉस्ट। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम जब निकालते हैं तो ये जो कॉस्ट आ रहा है ये आ रहा है 770 रुपीज का। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिमल कॉस्ट आया है या नहीं। तो ऑप्टिमलिटी के लिए फर्स्ट टेस्ट, जो ऑप्टिमलिटी की फर्स्ट स्टेप हम लगाते हैं, तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट में फर्स्ट स्टेप में हमको देखना है कि जो नंबर ऑफ अलोकेशंस है, नंबर ऑफ अलोकेशंस should be equal to m plus n minus 1, ये हो रहा है कि नहीं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 4 माइनस 1, नंबर ऑफ अलोकेशंस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 अलोकेशंस है यहाँ। सो 6 इक्वल टू 6। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन फॉर नंबर ऑफ अलोकेशंस दैट इज इक्वल टू m plus n minus 1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हम यहाँ पर अभी इस प्रॉब्लम को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेटेड।
सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेटेड। ठीक है, अगर डीजेनरेटेड सॉल्यूशन होता है तो वो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती जाती है और आपको वहां पर कोई ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा है, नॉन डीजेनरेटेड है, मतलब आप इसमें इस ऑप्टिमम रिजल्ट अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो सेकंड स्टेप निकालना है, सेकंड स्टेप में आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं हम अलोकेटेड जो एलिमेंट्स है उनकी हम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी उसमें हमें यूआई और वीजे वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगी। स्टेप 2 जो रहती है उसमें हम टू फाइंड यूआईस एंड वीजेस वैल्यू, यूआई और वीजे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब ऐसा करने के लिए आपको यू वैल्यूज में से या वी वैल्यूज में से किसी एक का इनिशियल वैल्यू हमें 0 एज्यूम करना पड़ती है। किसी एक को हम 0 एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट u1 इज इक्वल टू 0। u1 फर्स्ट वाले में दो अलोकेशन हमें दिए हुए हैं फर्स्ट रो में, तो अगर हम u1 को 0 मान लेंगे तो दो वैल्यूज हमारी इजीली निकल जाएगी। इसलिए हम इसमें u1 को जो है वो 0 एज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो v4 को भी 0 एज्यूम कर सकते हैं, v4 को भी 0 एज्यूम करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि रो वाइज ज्यादा अलोकेशंस दिख रहे हैं इसलिए हम रो एलिमेंट जो है उसे 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मैं u1 को 0 लिखता हूं और कॉस्ट वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ ऑक्यूपाइड सेल्स के थ्रू, जो कॉस्ट वैल्यूज हमें मिल रही है उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं CIJ। CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, UI प्लस VJ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कहाँ पे अलोकेशन है और कौन सा वाला हम यूज करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलोकेशन आ रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कॉस्ट निकालने के लिए लिखेंगे C13, C13। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी U1 प्लस V3, U1 प्लस V3। तो C13 एलिमेंट की कॉस्ट कितनी है, 8 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8। U1 हमने एज्यूम किया है अभी 0 प्लस V3, तो यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी V3 इज इक्वल टू 8। तो V3 की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8। नेक्स्ट आपको अगला जो दिख रहा है वो है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, जिसको हम क्या बोलेंगे C14। C14 की वैल्यू होगी U1 प्लस V4। तो C14 की कॉस्ट है 6, यहाँ लिखते हैं 6। U1 को हमने 0 माना है और V4 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी V4 इज इक्वल टू 6, V4 इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। थर्ड आपको जो अगला एलिमेंट दिख रहा है वो है ये है C21 पर C21 के लिए आपको U2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम इसको फाइंड आउट नहीं करते हुए हम निकालते हैं C23। तो C23 कितना हो जाएगा U2 प्लस V3। हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि हमें V3 की वैल्यू यहाँ पता है, तो वैल्यू रख के हम निकाल सकते हैं, U2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो C23 में कॉस्ट कितना है 5 का है, तो C23 में हम कॉस्ट की वैल्यू रखते हैं 5 इज इक्वल टू U2 कितना है U2 हमें फाइंड आउट करना है तो इसे U2 ही लिखते हैं और V3 की वैल्यू है 8। तो यहाँ से हमें U2 मिल जाएगा, U2 इज इक्वल टू 5 माइनस 8 दैट मीन्स -3। तो ये वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर। नेक्स्ट जो अगला एलिमेंट हम देख रहे हैं वो है
हाँ U2 हम निकाल चुके हैं। तो अगर हम C22 की बात करें तो C22 से भी हमें वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो अगला हम लेते हैं C22 हो जाएगा U2 प्लस V2। तो C22 की वैल्यू है 2, कॉस्ट की वैल्यू है यहाँ पर 2। U2 अभी हमने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू है -3। इसका यूज करके हम V2 निकाल सकते हैं। तो V2 की वैल्यू मिलेगी हमें 5। V2 इजिकल टू 5। ठीक है, V2 की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास में। नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं फर्स्ट वाला C21। ये हो जाएगा U2 प्लस V1। तो C21 की वैल्यू कितनी है, 4 है। U2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, U2 है -3 और प्लस V1। तो V1 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से 7। V1 की वैल्यू भी आ गई 7। नेक्स्ट लास्ट हमारा बच रहा है, ये वाला एक एलिमेंट बच रहा है C34। दैट मीन्स थर्ड रो फोर्थ कॉलम C34 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। सो C34 की कॉस्ट है 1 और U3 एलिमेंट हम निकाल चुके हैं। क्या U3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो लिख देते हैं U3 प्लस V4 की वैल्यू है 6। यहाँ से U3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -5। U3 की वैल्यू निकाल ली हमने -5। तो हमें ये चेक करना है कि जो हमने V1, V2, V3 की वैल्यूज निकाली है उसमें सारे अलोकेटेड एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए। तो कितने अलोकेशन थे, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यूज मिलना चाहिए थी वो 6 वैल्यूज यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये जो U और V की वैल्यू हमने लिखी है उसको चाहे तो हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वो टेबल हमें बनाना रहेगी नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी मैं यहाँ वैल्यू ऐसे ही लिखे रह देता हूँ। अगली स्टेप जो रहती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सारा जो मेथड डिपेंड करेगा वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, जिसको बोलते हैं टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द अनऑक्यूपाइड सेल। किसी भी अनऑक्यूपाइड सेल के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करना। अगली स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप का ही पार्ट होती है, लेकिन यहाँ चाहे तो हम इसको थर्ड स्टेप नाम दे सकते हैं। टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनऑक्यूपाइड सेल। अब जो सेल ऑक्यूपाई नहीं हो पाई है, जिसे आपने लोकेशन नहीं दिया है, तो उसमें आपका कितना अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ है वो हमें इसमें चेक करना रहता है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला होगा DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। तो ये फॉर्मूले से आप अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल आपको कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, जिसको हम क्या नाम देंगे, D11। सो D11 के लिए वैल्यू कितनी होगी, C11 माइनस U1 प्लस V1। सो C11 की वैल्यू है 7 माइनस U1 प्लस V1। तो U1 की वैल्यू जो है वो हमने इमेजिन की थी 0, यहाँ पर लिखी हुई है। U1 लेंगे हम 0 एंड प्लस V1 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है 7। तो 0 प्लस 7, तो 7 माइनस 7 करेंगे तो D11 की वैल्यू भी आ जाएगी 0। सो D11 वैल्यू आई है 0। सिमिलरली अब नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड है D12 की वैल्यू होगी C12 माइनस U1 प्लस V2। तो C12 की वैल्यू है 3 माइनस U1 की वैल्यू फिर से है यहाँ पर 0
प्लस V2 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे +5। तो यहाँ से हम D12 की वैल्यू निकाल सकते हैं। D12 इज इक्वल टू 3 - 5 -2। तो D12 की वैल्यू आपको मिलेगी -2। तो D12 भी आपके पास आ गया -2। नेक्स्ट जो अनऑक्यूपाइड सेल है, नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल आपको मिल रहा है लास्ट में यहाँ, जिसको हम बोलेंगे D24 D24। उसकी वैल्यू होगी C24 -U2 + V4। तो C24 का एलिमेंट कितना है, कॉस्ट कितना है यहाँ पर, इसके लिए कॉस्ट है 10 का, यहाँ लिखेंगे 10 -U2 कितना है, U2 वैल्यू है -3 + V4 वैल्यू है 6। तो -3 + 6 होगा, प्लस का 3 और 10 - 3 7। तो D24 की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 7। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल हमारी है D31। तो उसको लिखेंगे हम C31 -U3 + V1। तो C31 एलिमेंट है, कॉस्ट है यहाँ पर 2 -U3। U3 की जो वैल्यू है वो है -5 + V1। V1 की वैल्यू है 7। तो 7 - 5 प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलके हो जाएगा 0। तो D31 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है D32। D32 को हम लिखेंगे C32 -U3 + V2। तो C32 एलिमेंट की वैल्यू है 6 -U3 की वैल्यू है -5 + V2 की वैल्यू है +5। तो -5 + 5 0 और 6 - 0 6। और D32 इज इक्वल टू 6। लास्ट अनऑक्यूपाइड जो मिल रहा हमें वो है D33। D33 को लिखेंगे हम C33 -U3 + V3। So U33 value is 5 -U3 is -5 + V3 is 8। तो -5 + 8 + 3 5 - 3 2। तो D33 की जो वैल्यू आ रही है, D33 वैल्यू इज 2। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने सारी CIJ वैल्यूज और DIJ वैल्यूज कैलकुलेट की, और हमें चेक करना था कि सारी जो DIJ वैल्यूज हैं वो ऑल द DIJ वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं दिख रही है। और अगर ये नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी ऑप्टिमम करने के चांसेस है। तो हम चेक करते हैं DIJ वैल्यू में नेगेटिव तो कुछ नहीं है। सो D12 जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, हमें नेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है। तो नेगेटिव है, इसका मतलब जो भी हम कॉस्ट है वो इन मल्टीपल ऑफ 2 वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स। इस पूरी ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स का कॉस्ट जो है वो हम 2 के मल्टीपल में रिड्यूस कर सकते हैं। 2 4 6 8 इस टाइप से 2 के मल्टीपल्स में उस कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये तो हुआ हमारा चेक, जिसमें हमने DIJ वैल्यूज को चेक किया। DIJ वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर आ जाती है तो जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये DIJ की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर आपको
अगली स्टेप करना पड़ेगी। अगली स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो भी यू आई जे जो भी यू और वी एलिमेंट्स के आपने वैल्यूज ली है उसको टेबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जो भी कॉस्ट आपकी सी आई जे और डी आई जे कॉस्ट आई है उनको भी हमें टेबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और फिर से इसको एक बार बनाना पड़ेगा। तो और उसके साथ साथ जो जो प्रोसेसेस यहाँ लगती जाएगी वो मैं बताता जाऊंगा। तो मैं एक टेबल और साइड में बना रहा हूँ, उसके पहले कुछ एलिमेंट जो मैंने फाइंड आउट किए हैं उसको साइड में लिख लेते हैं ताकि अगर वैल्यूज सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी जिससे सिग्नल नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से एक बार टेबल बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है और जो जो वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की है वो वैल्यूज को हमें वहां पर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं फिर से एक बार बना रहा हूं यहाँ पर। हमारे पास है ए बी सी 1 2 3 4। एलिमेंट्स जो कॉस्ट एलिमेंट्स हैं वो है 7 3 8 6 4 2 5 10 2 6 5
1। सप्लाई जो है 60, 100 और 40। यहाँ पे जो डिमांड है वो है 20, 50, 50, 80। यहाँ पे हमें यूआई वैल्यू लिखना रहेगी, यहाँ पर वीजे वैल्यू लिखना रहेगी। तो यूआई में फर्स्ट जो यूआई वैल्यू आएगी जिसे हम बोलेंगे U1। तो U1 जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, U1 वैल्यू आ रही है 0। फिर इसके बाद U1 के बाद हमें चाहिए रहेगा U2, तो U2 है -2। देन फिर U3 वैल्यू है -5। वीजे वैल्यूज में अगर देखें तो सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा V1, तो V1 है 7, V2 है 6, V3 8 और V4 6। इस तरीके से सबसे पहले हम ये इस टाइप से मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। 7 5 5 8 6। तो V2 जो वैल्यू है हमारे पास, V2 की वैल्यू 5 है, तो V2 वैल्यू को 5 कर लीजिए यहाँ, तो 7 5 8 6। नेक्स्ट अब जो हमको देखना है, जो भी हमने कॉस्ट फाइंड आउट की थी, जो डीआईजे वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो वैल्यूज हमें देखना है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। तो अनऑक्यूपाइड सेल जो थी हमारी, उसमें फर्स्ट थी हमारी D11 7 पे आ रही थी। तो उस कंडीशन में इसकी जो अनऑक्यूपाइड कॉस्ट है, तो D11 की वैल्यू 0 आई, तो मैं अनऑक्यूपाइड कॉस्ट को यहाँ लिख रहा हूँ 0। नेक्स्ट जो अनऑक्यूपाइड कॉस्ट आई है वो है D12, तो D12 की वैल्यू है -2, तो यहाँ लिख देते हैं -2। उसके बाद 8 और 6 जो है, ये जो वैल्यूज थी ये हमारी ऑक्यूपाइड थी, तो यहाँ पर जो अलोकेशंस दिया था उसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं। यहाँ अलोकेशन है 20 का और यहाँ अलोकेशन है 40 का। नेक्स्ट अगली जो रो में देख रहे हैं तो वो आ रही है नेक्स्ट रो में हमने एक अलोकेशन दे रखा है 20 का, तो यहाँ पर अलोकेशन दे दीजिए 20। फिर नेक्स्ट एलोकेशन है 50 एंड 30। फिर लास्ट वाला आ रहा है D24 में जो कॉस्ट है वो है 7, तो यहाँ कॉस्ट हम लिख देते हैं इसकी 7। सिमिलरली D31 में जो कॉस्ट आई है वो है 0। यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट रहेगी आपकी बेटा, आप लोगों को बोर्ड सीधा दिख रहा है क्या? हेलो। हाँ सर, सीधा दिख रहा है। हाँ सर। तो यार मुझे उल्टा दिखने लग गया बोर्ड। ठीक है, आपको तो सीधा दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो आ रहा है वैल्यू वो रहेगी 6 के करस्पॉन्डिंग, दैट मींस D32 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6। फिर D33 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 2, इधर लिख दीजिए। लास्ट वाला जो 40 है ये लोकेशन हमने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना रहता है कि जो डी की वैल्यूज हमने निकाली है, डीआईजे वैल्यूज निकाली है, उसमें जो नेगेटिव वैल्यूज थी उसको देखना है। तो डीआईजे में एक ही नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो कि -2 वाली वैल्यू है, -2 वाली वैल्यू है। और ये जो -2 की वैल्यू आ रही है ये ही हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है, इसके अलावा और कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जहां पर हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है वहां पर हमें उस लूप में एक प्लस साइन देना पड़ेगा। तो इस लूप के आगे मैं एक प्लस साइन यहाँ पर लिखता हूँ, मेरा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद जस्ट नियरेस्ट अलोकेशन मुझे जहां पर दिख रहा है मुझे वहां पर उस लूप को ले जाना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट रो में देखना पड़ेगा। तो अगली रो में और नियरेस्ट जो अलोकेशन है वो कितने का है 50 का, तो ये लूप इधर की तरफ 50 में जाएगा। उसके बाद इसके
इस लूप को मुझे सर्कुलर फॉर्म में कंप्लीट करना है। इसके बाद अगला जो है यहाँ पर मैं नेगेटिव दूंगा इसे, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आएगा उसे हम एक पॉजिटिव साइन देंगे, फिर नेक्स्ट हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन देंगे और फिर अगेन जो है लूप को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से एक लूप को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। 3 से 2 गए, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 3, तो इस टाइप से एक लूप कंप्लीट करना है हमें। और लूप हमेशा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कंप्लीट करना होता है। मोस्टली तरीका ये रहता है कि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर चले। दूसरा तरीका ये रहता है कि जो नियरेस्ट रो है उसका जो एलिमेंट मिल रहा है आपको उसकी तरफ आप बढ़े। तो हम 3 से 2 की तरफ गए, फिर उसके बाद जब रो की तरफ आप आए थे तो आपको नियरेस्ट कॉलम की तरफ जाना है, कॉलम की तरफ गए, फिर नियरेस्ट रो की तरफ जाना है। तो इस तरीके से इस लूप को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको जो देखना रहता है कि नेगेटिव आपने कहाँ कहाँ वैल्यू लिखी है। तो 2 नेगेटिव वैल्यू लिखी है, एक 50 के लिए लिखी है और एक 20 के लिए लिखी है। तो जो नेगेटिव साइन आपने बनाए हैं, एक माइनस का आ रहा है 20 के लिए और एक माइनस का आ रहा है 50 के लिए। तो इन दोनों में से हम जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको देखते हैं। इन दोनों में से लोवेस्ट वैल्यू जो होती है उसे चेक करते हैं हम। तो दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 20 है। तो अब ये जो वैल्यू नेगेटिव पे 20 वैल्यू आ रही है, तो जहां जहां नेगेटिव होगा वहां पर हम इस 20 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां पे प्लस साइन है उस जगह पर हम इस 20 वैल्यू को ऐड करेंगे। तो इसके लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फिर से हमें एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा और सारे अलोकेशंस फिर से देना पड़ेगी। तो फिर से हमें अगली स्टेप करना पड़ेगी जिसमें हमें फिर से एक बार मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। तो मैं ये रब करके यहाँ पर फिर से एक बार इसको बनाता हूँ। मेरे सिस्टम के एसएमपीएस में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण वो बार बार पावर फेल हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या करना है। अगली स्टेप में हमको इसमें चेक करना है कि नेगेटिव साइन जहां पर दिए वहां कौन कौन से एलिमेंट है। तो वहां एक है 20 अलोकेटेड दिया हुआ है और एक 50 का अलोकेशन किया है। तो इसमें फिर हमको ये करना रहता है कि जो अलोकेशन नेगेटिव पे आए हैं वहां पर मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 20, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम और जहां पर प्लस साइन दिया है वहां पर उस वैल्यू को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लस वाले पे। तो यहाँ की जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 का कॉस्ट है और यहाँ पर प्लस साइन बना है, इसका मतलब हमें ये जो वैल्यू 20 है वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी। तो इसका अलोकेशन में दे देता हूँ 20 का।
साथ ही साथ में हम सप्लाई भी लिख लेते हैं, कितना है सप्लाई वैल्यू जो है वो है 60, 100, 40 और डिमांड वैल्यू जो है वो है 20, 50, 50 और 80। तो इसको जब मैं 20 का सप्लाई दे दूंगा तो नेट इसकी जो डिमांड बचेगी वो हो जाएगी 30 की, और यहाँ से जब सप्लाई 20 का दिया है तो यहाँ सप्लाई कितना बच जाएगा 40 का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट 8 है, यहाँ पर 20 लिखा है नेगेटिव का, तो जब मैं यहाँ से 20 माइनस करूंगा तो यहाँ पर अलोकेशंस की वैल्यू हो जाएगी 0, तो मुझे इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट अलोकेशन है 60 एंड 40। जब मैं यहाँ 40 का अलोकेशन दे दूंगा, 40 का अलोकेशन देने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, तो अब इस रो में मुझे और कोई एलोकेशन नहीं देना। 40 एलोकेशन देंगे तो यहाँ रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो 40 की मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकंड रो की बात करें तो जो 44 into 20 वाला है वो लूप से बाहर का एलिमेंट है, तो उसमें जैसा अलोकेशन पहले दिया था वैसा का वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ माइनस लिखा है, माइनस का साइन है और 50 है, तो हमें 20 में से 50 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट अलोकेशन ये हो जाएगा 30 का। जब यहाँ 30 का अलोकेशन देंगे तो इसकी डिमांड हो जाएगी 0, और जब यहाँ 20 और 30 के अलोकेशन देंगे हम तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। ठीक है, तो अब इस कॉलम में सेकंड वाले कॉलम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो चुकी है, तो इसमें हमें और कोई एलोकेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो 30 है उसके ऊपर प्लस साइन लिखा है, तो प्लस साइन लिखा है दैट मींस यहाँ पर आपको एलोकेशन में 20 ऐड करना पड़ेगा, तो 30 प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो जब 50 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 और 50 यहाँ से पूरा खत्म होके हो जाएगा 0। नेक्स्ट जो अगला 10 वाला एलिमेंट है वो लूप के बाहर का एलिमेंट है, तो उसको भी हम ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी उसमें अगला वाला जो 2 है वो लूप के बाहर आ रहा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 जो है वो भी लूप के बाहर है, और लास्ट वाला जो 1 into 40 है तो उसको एक 40 का अलोकेशन हम यहाँ दे देंगे, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट हो गई 0, इसकी डिमांड भी हो गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलोकेशन हमने दे दिए हैं। अब फिर से आपको स्टेप नंबर 1 पे आना है, आपको काउंट करना है कि आपके नंबर ऑफ अलोकेशंस कितने हुए। तो नंबर ऑफ अलोकेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अलोकेशंस आपके 6 है, और आपकी n प्लस n-1 वाली जो वैल्यू आ रही है वो भी 6 आ रही है। तो अभी जो आपने अलोकेशंस दिए हैं उन अलोकेशंस को आप फिर से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 2 3 एंड 4 की तरफ। तो वहां पर आपने स्टेप नंबर 2 3 4 में क्या किया था, आपने वहां पर वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो आपको जो ऑक्यूपाइड सेल्स है उनके लिए CIJ वैल्यू की वैल्यूज फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम फिर से एक बार इमेजिन करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो रहेगी CIJ वैल्यू की रहेगी, और उसके लिए जो हम करेंगे फर्स्ट स्टेप फिर से लगाना पड़ेगी फाइंड ऑल द CIJ वैल्यू, फाइंड CIJ वैल्यू। इसके लिए हमने स्टार्टिंग जो U1 है इसको फिर से 0 माना है, U1 को 0 लेंगे और स्टार्ट करेंगे हम C12 से, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का C12। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं CIJ वैल्यू का, जो पिछली बार हमने फॉर्मूला यूज किया था वही फॉर्मूला हमें फिर से यूज करना रहेगा। CIJ is equal to UI plus VJ, CIJ is equal to UI plus VJ। तो C11 निकाल रहे हैं हम, C12 निकाल रहे हैं सॉरी, तो C12 की वैल्यू आपकी आ जाएगी U1 plus V2, U1 plus V2। तो U1 plus V2 करेंगे तो यहाँ पर जो कॉस्ट है C12 की वैल्यू है 3, U1 हमने 0 माना है, और V2 तो V2 निकाल लिया, तो V2 निकालेंगे तो V2 की वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमें 3, तो V2 is equal to 3। नेक्स्ट हमें निकालना है C14, C14 हो जाएगा आपका U1 प्लस V4। तो C14 की जो वैल्यू है वो है 6 इज इक्वल टू 0 प्लस V4, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी V4 इज इक्वल टू 6, तो V4 की वैल्यू आ गई 6। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है आपको C2
C21, लेकिन C21 के लिए हमें अभी सफिशिएंट एलिमेंट नहीं मिले हैं तो उसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं C22। C22 मतलब U2 प्लस V2, तो C22 एलिमेंट की कॉस्ट है 2। U2 की वैल्यू हमने U2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, V2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो U2 प्लस 3। यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी U2 इज इक्वल टू -1, U2 इज इक्वल टू -1। C22 U2 प्लस V2, और V2 कितना है, V2 है 3, तो U2 इज इक्वल टू तो U2 वैल्यू आई यहाँ से -1। नेक्स्ट जो हमें अगला एलिमेंट दिख रहा है, लेते हैं C21। तो C21 होगा U2 प्लस V1, तो C21 में कॉस्ट एलिमेंट है 4 इज इक्वल टू U2, तो U2 की वैल्यू है -1 प्लस V1, तो V1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो V1 लिखेंगे हम, V1 इज इक्वल टू 5, तो V1 की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से। नेक्स्ट हम लेते हैं C34, ये जो लास्ट वाला ऑक्यूपाइड है C34 की वैल्यू आएगी U3 प्लस V4, सो C34 जो है, C34 वैल्यू है 1 इज इक्वल टू U3 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, U3 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो अभी लिख देते हैं U3 प्लस V4 वैल्यू हमारे पास है 6, तो यहाँ से U3 की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी, U3 इज इक्वल टू 1 - 6 - 5। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमें मिल गई है, मतलब हमारा काम यहाँ पर इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें निकालना रहता है DIJ वैल्यूज मतलब जो अनऑक्यूपाइड सेल्स है उसके केस में आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है, वो फाइंड आउट करना है। और अगर ऑल द DIJ वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाती है, तो जो आपने प्रेजेंट अलोकेशन किया है वो सही है और वही आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो हम एक बार फिर से DIJ वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो अगली स्टेप जो हमारी रहेगी वो DIJ वैल्यू को कैलकुलेट करने की रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम चेक करेंगे DIJ वैल्यूज, फाइंड DIJ वैल्यूज, ठीक है। तो DIJ मतलब अनऑक्यूपाइड सेल, तो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मिल रही है, तो उसको हम बोलेंगे D11, और D11 जो है, इसके पहले हम DIJ का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ, DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। सो पहला एलिमेंट हमें निकालना है D11, तो D11 की वैल्यू होगी C11 माइनस U1 प्लस V1, C11 माइनस U1 प्लस V1, तो C11 की वैल्यू है हमारे पास 7, ठीक है, माइनस U1 प्लस V1, तो जो U1 हमने कैलकुलेट किया है, U1 की तो वैल्यू 0 ही है,
और साथ में जो V1 कैलकुलेट किया है, V1 की वैल्यू है 5, तो 0 + 5, तो यहाँ से D11 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। D11 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो D11 वैल्यू इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है? D13, so D13 is equal to C13 minus U1 plus V3, so C13 पे कॉस्ट है 8 की, 8 माइनस U1, U1 की वैल्यू है 0 प्लस V3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3, तो 8 माइनस 3 ये हो जाएगा 5, तो D13 इज इक्वल टू 5, D13 की वैल्यू आ जाएगी 5। चेक करते हैं एक बार V3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास। V3 वैल्यू इज -5, सॉरी, यहाँ V3 की वैल्यू जो आएगी वो -5 है, तो उसको लिख लीजिए, तो माइनस माइनस होके हो जाएगा 8 माइनस 0। V3 वैल्यू कुछ गलत निकाली क्या हमने? V3 वैल्यू शायद हमने अभी फाइंड आउट ही नहीं की है, तो V3 वैल्यू जो हमें मिलेगी उसके लिए हमें C23 देखना पड़ेगा। C23, तो C23 होगा हमारा U2 प्लस V3, U2 प्लस V3। तो C23 में जो कॉस्ट है वो हमारी कॉस्ट है माइनस C23, C23 की कॉस्ट अगर देखें तो वो है 5 इज इक्वल टू U2 प्लस V3, तो U2 वैल्यू जो है हमारे पास वो है -1 और प्लस V3, तो यहाँ से V3 की वैल्यू आएगी 6, तो V3 वैल्यू 6 है जो कि हम यहाँ यूज करेंगे, तो 0 माइनस 6, तो ये साइन आएगा प्लस का, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो D13 की वैल्यू हमें मिलेगी 2। नेक्स्ट जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो हमें मिल रहा है D24 को हम क्या लिखेंगे? C24 माइनस U2 प्लस V4, तो C24 कॉस कितना है यहाँ पर 10 माइनस U2, तो U2 की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो है -1, तो वैल्यू है -1 प्लस V4 की वैल्यू है 6, तो यहां से हमें मिल जाएगा D24, तो D24 की वैल्यू आएगी 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू 5 आ जाएगी। नेक्स्ट जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो हमारा आ रहा है D31, तो D31 को हम लिखेंगे C31 माइनस U3 प्लस V1, सो C31 की कॉस्ट जो है वो है 2, तो 2 माइनस U3 प्लस V1, तो U3 जो है वो है हमारा -5 और V1 जो है वो है +5, तो -5 +5, तो कैंसल आउट होने के बाद यहाँ D31 की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो है D32, तो D32 की वैल्यू होगी C32 माइनस U3 प्लस V2, तो लिखते हैं इसे C32, तो कॉस्ट है यहाँ पर 6 माइनस U3 प्लस V2,
तो u3 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 6, नहीं, u3 की जो वैल्यू है वो है -5, u3 value is -5 plus v2 value is 3, v2 value is 3। उसको सॉल्व करने पे ये जो वैल्यू मिल रही है हमें d32 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8, d32 इज इक्वल टू 8। लास्ट जो अनऑक्यूपाइड सेल है वो हमारी है d33 तो d33 हो जाएगा C33 माइनस u3 प्लस v3। तो C33 की जो वैल्यू है वो है 5 माइनस u3, तो u3 वैल्यू जो है वो है -5 प्लस v3 वैल्यू है प्लस का 6, तो -5 प्लस 6 ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 1 होके हो जाएगा 6। तो d33 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6। तो ये dij वैल्यू भी हमने सारी कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर, और dij वैल्यूज को जब हम चेक कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज जो है वो हमें अभी कैसी दिख रही है, पॉजिटिव। तो ऑल द dij वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सभी पॉजिटिव है या 0 है। तो ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है, जो अलोकेशन यहाँ पर किए हैं वो अलोकेशन हमारे ऑप्टिमम है। अगर ऑप्टिमम अलोकेशन है तो अब इस केस में जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, जो भी कॉस्ट निकालेंगे वो हमें ऑप्टिमम कॉस्ट मिलेगी। तो बस लास्ट स्टेप बची है जिसमें हमें कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ कॉस्ट निकाल के देखता हूँ, और जो हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड से कॉस्ट निकाली थी उसमें और इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो लिखते हैं, कॉस्ट यहाँ पर आएगी आपकी 3 into 20 प्लस 6 into 40 प्लस 4 into 20 प्लस 2 into 30 प्लस 5 into 50 प्लस 1 into 40। फिर से एक बार लिखते हैं, 3 into 20 60 प्लस 6 into 40 240 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 250 प्लस 40। 30 सर 730। तो ये वैल्यू आ रही है 730, जो कि पहले आपको वैल्यू मिली थी वो वैल्यू मिली थी 770। तो लगभग आपने ये ऑप्टिमाइजेशन लगाकर इसमें 30 रुपीज का जो है वो कॉस्ट की सेविंग आपने 40 रुपीज की जो है कॉस्ट सेविंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाकर कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। कोई जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको और मिलते हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।